हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, वो भी आपके 56 में और 59वीं बीपीएससी से। तो सब सर्वप्रथम भूगोल से देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अंत में सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है ना। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, ए बी दोनों। मतलब कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, साथ ही साथ महानदी कृष्णा तथा कावेरी भी गिरती है। ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। जबकि नर्मदा और ताप्ती खंभात की खाड़ी में और लूनी कच्छ की रन में गिरती है। नर्मदा तथा ताप्ती के बीच सतपुरा पर्वत स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती अपने मुहाने पर सेंचुरी का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आगे पीछे। ब्रह्मपुत्र को यरलुंग जांगबो नदी कहा जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जांगबो नदी के नाम से जानी जाती है। इसे तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र कितना है। तो ये स्टार लगा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये अभी के अनुसार 0.068 या फिर कहीं कहीं आप देखिएगा इस डाटा को इतना दिया जाता है। ठीक है ना, तो जब भी एग्जाम हो उस वक्त लेटेस्ट डाटा को आप खुद सतर्क रहें और ढूंढ के उस अनुसार से करना है, क्योंकि डेटा में वेरिएशन होता है और बीपीएससी ऐसे भी 5वें ऑप्शन डाले हुए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देख लीजिए। फिलहाल यही आप ध्यान में ये ना तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर 0.64 हेक्टेयर है, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33 पर वन होना चाहिए। ठीक है ना, और अभी लगभग 21.97% के आसपास वन होना चाहिए। ठीक है ना, 21.71 प्रतिशत है, लेकिन होना चाहिए 33%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो 60% से कम है कृषि भूमि तो वो बिहार राज्य है। बिहार में के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 52.79 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। सर्वाधिक फसल का सघनता बक्सर में 82.7% तथा न्यूनतम दरभंगा में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। ताप्ती, गोदावरी, कोसी, कृष्णा। और जो भी करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है उसके लिए खुद के स्तर पे सतर्क होना ज़्यादा बेहतर है। ऐसे मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको रियल डाटा उपलब्ध करवाया जाए। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। ताप्ती, गोदावरी, कोसी, कृष्णा। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पे है। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पास से निकलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। मुंबई है, महाराष्ट्र, बी है कलेश्वर गुजरात, सी है नौगांव गुजरात, डी है डिगोई असम। तो ये हो जाएगा असम का डिगोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। डिगोई में तेल क्षेत्र तथा नहरकटिया में रिफाइनरी है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोयस्क से संपन्न हैं। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश और ओडिशा। भारत में लोयस्क उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ व झारखंड का स्थान है। यहाँ हेमेटाइट किस्म का लोहस्क पाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मैग्नेटाइट किस्म के लोहस्क पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के झरिया में क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। थोरियम, सोना, रेशम, कोयला। झारखंड राज्य में जो है झरिया में, तो झरिया अच्छा झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला। तो झारखंड राज्य में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों से उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है या निकाला जाता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या थे।
अच्छा घूमती है वो कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपरनिकस। दार्शनिक कॉपरनिकस यह कथन था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण एवं गति का नियम प्रतिपादित किया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ज़्यादातर ध्यान बच्चों को रह जाता है कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए ही शायद नोबेल पुरस्कार मिला था, बट ये क्वेश्चन आते रहता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए। ठीक है, इमिशन के लिए क्या है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, पेनाइल यूरोप, अप्लेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में है। ये पर्वत किसका उदाहरण है? तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। यूरोप के पेनाइल, अमेरिका के अप्लेशियन और भारत के अरावली पर्वत पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है फ्रांस, भारत, चीन, यूएसए। तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक अभी के अनुसार इसको सेट किया दोस्तों, जिस वक्त ये आया था ना उस वक्त इटली दे रहा था। ठीक है ना, तो ऐसे डाटा से आप सतर्क रहें। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, यह हमने वर्तमान समय के अनुसार किया। ठीक है, 2020-21 के अनुसार कह सकते हैं, डाटा हमेशा आता नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ वह रही है और नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे है रोटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन, सीन, पोटोमेक, राइन, डेन्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन का अच्छा डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका है 3, 1, 4, 2। चलिए डिस्क्रिप्शन में ही देख लेते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है तथा जल पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध रोटरडैम राइन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रीवियस देखते हैं कि क्या है। 30 नंबर क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, लंदन, सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लंदन। लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। यह विश्व के बड़े नगरों में से एक है। यह धातु के व्यापार के लिए मशहूर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है चंडीगढ़ में, गुड़गांव में, भरतपुर में, या गांधीनगर में? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो स्थित है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात हो रही है ना, तो ये गुड़गांव में। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार, गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। हरियाणा के गुड़गांव जिलों में पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत। सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा की है जो है 2,02,080 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया की है 25,750 किलोमीटर है। यूएसए की है 19,924 किलोमीटर। भारत की है 7,517 किलोमीटर तटीय लंबाई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो ध्यान देना, आंसर होगा ऑप्शन सी लेह। लेह शीत मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण भारत का सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ वर्षा 8 से 9 सेंटीमीटर होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। तो हरियाणा में जो है जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। जबकि महाराष्ट्र में वहाँ की कुल जनसंख्या का 9.4%, छत्तीसगढ़ में 30%, कर्नाटक में 7% जनजातियाँ पाई जाती है 2011 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य व्यवस्था। तो भूगोल समाप्त हो गया। भूगोल 17 क्वेश्चन था, राज्य व्यवस्था ओनली 4 है। तो 4 है जो भी देख लेते हैं। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा अब एक तरह से किस साल, तो इतिहास का टर्म भी कह सकते हैं और राज्य व्यवस्था का शुरुआती टर्म भी होगा, तो हो जाएगा ईस्वी सन 1773। थोड़ा सा और स्लाइड करते हैं साहब इसको और देखते हैं। आ जाइए।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी, जिसके प्रथम न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे। ठीक है ना, ये और 3 न्यायाधीश और थे इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जिसमें बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये 1885। तो ये क्वेश्चन भी एक तरह से कर सकते हैं, इतिहास से रिलेटेड है, बस इसको राज व्यवस्था में रख दिया गया। आइए देखते हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुआ है? एक तरह से कह सकते हैं संविधान के इतिहास से रिलेटेड है। तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ये हो जाएगा 1835 में, 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। ठीक है, ये 4 डेट में हुआ था। थोड़ा सा इसको देख सकते हैं सारे एक्ट कब कब आए थे। एक्ट का नाम क्या था? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1835, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, न्यूज पेपर्स इंसैटमेंट ऑफेंस एक्ट 1908। तो ये कुछ एक्ट थे। आइए देखते हैं विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? तो ये होगा बलवंत राय मेहता। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण प्रणाली जिसको त्रिस्तरीय इन्होंने दिया था कि सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर ही भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आज का प्रीवियस पूरा हुआ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहें। ठीक है, चलिए।